पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो कल हमने एक वीडियो भी आपको भेज दिया था, उसको थोड़ा देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, ऑफ रेजिस्टर्स। हाँ बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। किसी के फुल है? कितने? दो में आपके 10 में था। ठीक है, so parallel combination of resistors. If one end of all resistors are connected together and other end of all resistors are connected separately together. ऐसा देखो, ये हमारे पास रजिस्टर है और इसमें इनके एंड एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं और दूसरे एंड एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्दर दे आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसके आगे इसको किससे कनेक्ट किया जाएगा? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मीटर लगेगा, ऐसा होगा प्लस माइनस। देखिए, इफ वन एंड ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर and other end of resistors are separately connected together, then it is called parallel combination of resistors. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा रूल लगेगा? तो अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3, ये 3 रजिस्टर्स हैं, तो इसमें कौन सा रूल हमें लगाना चाहिए? देखिए, इसमें एक सर्किट करंट होगी। कौन सी सर्किट करंट होगी? जो सेल से निकलेगी, उस करंट का क्या नाम होगा? तो इसका नाम आई होगा। लेकिन जैसे टोटल चार्जेस यहाँ से निकले और उसको 3 ब्रांच में जाना है, तो ये ब्रांच करंट होगी। जैसे गंगा है, वो कोसी, गंडक, सरयू 3 में डिवाइड होती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो उसकी उप नदियाँ हैं। एक नदी अगर कई नदियों में डिवाइड हो जाए, तो बिहार में वो कोसी चली गई, कहीं गंडक चली गई एमपी की तरफ, कहीं सरयू चली गई, अयोध्या में सरयू चली गई, तो वो 3 उसकी उपनदियां हैं। तो जो टोटल चार्ज यहाँ से आ रहा है, क्या एक ही ब्रांच में जाएगा? नहीं, सब में जाएगा। तो उसमें क्या होगा? द इनकमिंग करंट, क्या बोलोगी? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। जितना पानी किसी जंक्शन में आएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रयाग कहते हैं। जहाँ नदियाँ मिलती हैं, टूटती, उसको क्या कहते हैं? प्रयाग। तो जितना पानी कहीं पर आएगा, उतना ही तो वहां से सब जगह जाएगा। द इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। इट इज नोन एज लॉ ऑफ करंट। इसका क्या नाम है? लॉ ऑफ करंट। तो अब जरा देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? मान लो अगर श्रेया, इसकी ब्रांच करंट I1 और I2 और I3 हैं, और ये I क्या है बोलो? ये सर्किट करंट है। कैसी करंट है? ये सर्किट करंट है, जो मेन सर्किट की है, और वो सब ब्रांच करंट है। सो द इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, यहाँ बहुत सारे वायर जुड़े, उनको जंक्शन कहते हैं, इज सम ऑफ outgoing current from the junction, outgoing current from the junction. तो I is equals to I1 plus I2 plus I3, जबकि पिछले वाले में हमने देखा था वहां पर V वाला लॉ ऑफ पोटेंशियल लगता था, यहाँ क्या लगेगा? लॉ ऑफ करंट लगेगा। ये करंट का किरचॉफ लॉ वैसे इसका नाम है, दैट इज लॉ ऑफ करंट।
लॉ ऑफ, अब जरा देखो, मान लीजिए इन तीनों को अगर आप सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकें, बाजार से ऐसा ले आए हिट एंड ट्रायल मेथड से, बहुत सारे लाओ, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक ऐसा तुमको मिल ही जाएगा कि वो तुमको वही एमीटर की रीडिंग दे दे, तो उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए सिंगल रजिस्टर विच रिप्लेसेस ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स कंबाइंड इन एनी मेथड, किसी भी मेथड से उसको रिप्लेस करके वही करंट पाई जा सके, तो उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसे आप क्या कहोगे? आर इक्विवेलेंट कहोगे, और वो वही करंट दे रहा है। देन अब देखो एक बात और देखिए, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कि तुम्हारी मर्जी है, तुमको पैसे मिल गए हैं तो तुम्हारी मर्जी है, तीन रास्ते हैं। ये देखिए, मर्जी हो, जो पिता ने पैसा दिया है 1 कूलम चार्ज को, चाहे तो ईदगाह चला जाए, चाहे तो रामलीला मैदान चला जाए, या पिकनिक मनाने भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस रास्ते से भी जाएगा, जो भी जाएगा। बहुत सारे कूलम है, लेकिन मैं पर कूलम की बात कर रहा हूँ। पर कूलम पे जितना ड्रॉप होता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जूल पर कूलम। तो अगर इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से, यहाँ से वो कितना लेके चला? वी वी वी, यहाँ रास्ते पे कॉपर वायर पे तो गिराएगा नहीं, कि कॉपर वायर छूने में गर्म लगता है नहीं, तो यहाँ से जाएगा वी, तो चाहे इस रास्ते से जाएगा, यहाँ तक भी वी ही जाएगा, यहाँ ड्रॉप कर देगा। फिर इसके बाद ड्रॉप होने के बाद क्या हो जाएगा? अगर कुछ इससे जाते हैं उनका भी यही, तो वो भी यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ भी जाएगा। तो क्या वो वी का मतलब कुछ नहीं है कि 1 कूलम पर उतना जूल चार्ज है। अगर 6 वोल्ट की बैटरी तो हर कूलम, हर इतने आने वाले लड़के इतना जूल एनर्जी ले गया, यही तो है जूल पर कूलम। तो यहाँ भी गए तो क्या होगा बोलो? मेरा कहने का मतलब है अदिति, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तुम किसी भी रास्ते से जाओ, ये पुल भी तुम्हारे घर की ओर जाता है, वो नदी भी जाती है, कोई हो सकता है हाईवे भी जाता हो, लेकिन जहां से भी जाओगी अपना पूरा पैसा तो खर्च करके ही जाओगी ना। जिस रास्ते से भी निकलोगी तुम पूरा पोटेंशियल ड्रॉप वहां दे दोगी। बोलो बात सही है कि नहीं? सो इसलिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स इन ईच ब्रांच इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। इसे रिपीट करो। वो चेहरे से तुम्हारे पता चल रहा है कि सुनने के लिए तुम रिपेल करते हैं तुम्हारे कान, तुम सुन ही नहीं पाते। रिपीट करो। सेल पोटेंशियल, सही है, दैट इज द सेल पोटेंशियल। उसी चीज को सुनो, लिसनिंग इज लर्निंग। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, किसी भी क्लास में आगे भी जितना भी पढ़ो, सुन लिया वही तुम्हारा होगा। सुनने में नहीं सुनोगे तो कैसा होगा? ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो पहली ब्रांच में कौन सी करंट हुई? बोलो, यहाँ से देख के बताओ। पहली ब्रांच में I1 करंट है, दूसरी ब्रांच में कौन सी करंट है? और तीसरी ब्रांच में ये तुमने लिख दिया, लॉ ऑफ करंट लिख दिया कि आने वाली करंट इज इक्वल्स टू जाने वाली करंट। ये बात तो हमने लिख दी ना। अब हम एक नई चीज बता रहे हैं कि सभी में पोटेंशियल ड्रॉप, चाहे उनका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, तो जो भी रेजिस्टेंस हो, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप सब में कितना होगा? ये किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। क्योंकि जिस रास्ते से भी जाओगे तुम उस रास्ते से, ये देखो इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? इन पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल ड्रॉप across each resistor is equal to cell potential। फिर से देखिए, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। तो ये वाली ब्रांच देखो, इसमें कितनी करंट जा रही है राजश्री बताओ? I1। इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1। इस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? R1
सरोज, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? IR1 की बात नहीं, V ही है इस पे, जो यहाँ सेट पोटेंशियल है वही ड्रॉप है, जो सेट पोटेंशियल कहेंगे नहीं, तो V इस पे ड्रॉप है। इस पे ड्रॉप कितने का होगा बोलो? ये, क्योंकि इसके इधर पर V है, यहाँ देखो तो यहाँ तक तो कुछ नहीं था, और यहाँ 0 है, और यहाँ V है, तो कितना ड्रॉप है V? तो वो इस ब्रांच और इस ब्रांच तीनों के लिए तो वही कमांड कर रहा है। इसका मतलब इस पे ड्रॉप कितने का है? V का। इस पे ड्रॉप कितने का है? V का, क्योंकि इनके दोनों टर्मिनल पे जब वोल्ट मीटर लगा तो पता ही चल रहा है इसी पे ड्रॉप हुआ, यही दुकान बीच में पड़ रही है, और उस पे कितने का ड्रॉप है? V का। और इसकी करंट कितनी है? ब्रांच करंट I2, इसकी ब्रांच करंट क्या है? I2। तो अब मुझे इन तीनों पर ओम्स लॉ चाहिए, 4 ओम्स लॉ लगते हैं, एक यहाँ भी लगाओ। इसमें जाने वाली करंट कितनी है? I। अच्छा, V है तो इस पे ड्रॉप कितने का होगा? V का ही होगा। तो 4 ओम्स लॉ लगाओ, बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। V यहाँ पे लगाओ, V का ड्रॉप है तो V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। इस पे लगाओ सरोज जरा। V is equals to R1 plus R2 plus R3. तुम टेक्निकल बातें करते हो, इसका लगाओ, इस ब्रांच पे लगाओ। V is equals to R1 R2 is equals to R1 R2. सही है, I1 R1 बोलो। V इज इक्वल्स टू I1 R1। जसमिता इस पे लगाओ, V इज इक्वल्स टू, और तीसरे पे क्या हो जाएगा? I3 R3। ये 4 चीजें हैं, इसको इसमें डालो, जैसे पहले डाला था V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डाला था, तो इस पे डालिए, क्या हो जाएगा? देखो I क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की जगह पर क्या डालेंगे? देख के बताओ, I की जगह क्या डालोगे? V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह अंकुर राज क्या डालेंगे आप? यहाँ I1 है, V upon R1। V by R1, और I2 की जगह क्या हो जाएगा? V by R2। V by R2, और तीसरा इसकी जगह क्या हो जाएगा? V by R3। I3 V by, सही है, ये सारी वैल्यू डाल दी जाए तो क्या हो जाएगा? V by R इक्विवेलेंट, V by R1, V by, और V by, V कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 upon R1 plus 2। और 1 अपॉन R3, और ये V by R इक्विवेलेंट, तो V से भी कट गया, तो बोलो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1 अपॉन R2 प्लस, कुछ लोग R इक्विवेलेंट को पैरेलल के केस में क्या लिख देते हैं? RP, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब है कि the reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is sum of reciprocal of individual resistance। ज्योत्सना रिपीट करो। ठीक है, तुल्यांक प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक बार रिपीट करो बेटा। ये क्या है? नहीं, ये बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ, सही बता रही है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नो, सम ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिपीट करोगे? करो, बता ही नहीं रहे। हाँ, ठीक है, देखो इस चीज को, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी बात हो गई, जैसा था वही हमने लिख दिया। अब आगे देखो, इसी के ऊपर कुछ इसमें सुनिए, समझ में तो आ गई ना बात। बस उसको आई किया और 4 बार रो उसका लगा के आई की वैल्यू डाली। ठीक है, ये बात आएगा तो ये बना देना इसमें सब कुछ। अब आगे देखो, दैट इज एक क्वेश्चन दिया 11.8। देखो तो इस चीज को समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल 11.8 कहा गया है कि इन सर्किट डायग्राम R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 पैरेलल में है जिसमें 5, 10, 30 है। एक 5 का है, एक 10 का है और एक 30 का है। 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। जस्मिता ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो, ऐसा डायग्राम बुक में दिया हुआ है और यहाँ एक मीटर लगा है। अब देखो क्या चीज पूछ रहा है। 12 वोल्ट बैटरी है, इतनी चीज दी है, 4 चीज दी है। आपको करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है। देखो ये 5 ओम है, इस रजिस्टर में तुम करंट सिर्फ इस रजिस्टर में करंट बताओगे, करंट थ्रू फर्स्ट रजिस्टर से आ रहा है। मन में करके बताओ जरा, इस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है? 12 वोल्ट है। इस पर कितना है? इस पर कितना है? अच्छा जानती हो, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। अब तुम्हें जब 2 चीजें इस ब्रांच में पता चल गई हैं, तुम इस पर करंट बताओ। आई का क्या फार्मूला होता है? हाँ? पूरा अच्छा बता रही है। I1 इज इक्वल टू V/R1। वैल्यू प्लेस करो। 12 बाई कितना आएगा? 2. और बताओ, I2 भी बताओ। 12/10 तो कितना आ जाएगा? और I3 कितना आ जाएगा बताइए? V/R3। तो 12/30 कितना होता है? अभी 12/30 करेंगे। 12/30 कितना होगा? किससे कटेगा? 6/15 3 से काटेगा तो 4/10 तो कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट इसका कितनी आ जाएगी? सर्किट करंट, ये तो ब्रांच करंट है। बोलो, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रही। बोलो, सम लिखा है वहां पे, तुम रेसिप्रोकल करने लग गई। जितनी गंगा में 3 जगह जल बह रहा है, बस वही टोटल है। सम ऑफ ब्रांच करंट इज सर्किट करंट। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना चार्ज आया उतना चल देगा। क्या कोई तरीका है क्या? चार्ज तो नहीं क्रिएट किया सकता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सही है। तो टोटल कितनी करंट हो जाएगी? बोलो, सर्किट करंट। सर्किट करंट इज द सम ऑफ ब्रांच करंट। सर्किट करंट क्या हुई? करंट इज सम ऑफ ब्रांच करंट। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 2.4 प्लस 1.2 और प्लस 0.4 तो कितना आ गया? 3.6। तो 4 एम्पियर आ गया। 4 एम्पियर ये चीज हो गई। मतलब देखिए, पार्ट कह रहा है कि टोटल करंट इन द सर्किट, ये हमने बी कर दिया, ये ब्रांच करंट कर दिया, और ये क्या कर दिया? टोटल करंट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब निष्ठा की बात आएगी। जैसे इन्होंने कहा कि इसका तुल्यांक प्रतिरोध निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो प्रदीप शर्मा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करें? अगर हमें R1, R2, R3 दिया है तो हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालें? V, यहाँ सही बोल रहे हो।
ये काफी अच्छा बताने, आप भी बोलो। आर इक्वल Req is equal to 1 upon Req is equal to 1 upon R1 सही, वही करेंगे जो यहाँ आया, जो डिड्यूस किया उसको फायदा उठा। ठीक है, आगे देखिए। सो सी पार्ट देखो, सी पार्ट को दो लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले इंद्रजीत के मेथड से करते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल लो, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो 1/5, 1/10, 1 अपॉन 30। तो बोलो कितना कितना आ जाएगा? 6, 3, 1, तो 10/30। कि जैसा उसमें करते थे ना मिरर्स में, वो लाइट रिफ्लेक्शन दोनों तरफ पलट देते थे, तो यहाँ भी पलटो चीज़ों को। तो बोलो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इन्वर्टिंग बोथ साइड में? 3 ओम। सही है, दोनों तरफ पलट। अच्छा, कुछ लोग और करेंगे, अदिति जैसे लोग, तो कहेंगे हमको सर्किट करंट पता है। सर्किट करंट कितनी है? जो दूसरा वाला सर्किट, तो सर्किट करंट कितनी हो गई? 4 एम्पियर। और सेल्फ पोटेंशियल क्या है? इट इज 12 वोल्ट। तो ये कहेंगे अगर हम एक अकेला रजिस्टर लगा दें जो हमें वही सर्किट करंट दे, तो उसको हमारे इक्विवेलेंट कहते हैं। ये खुद इसी पे ओम्स लॉ लगा लेंगी, कहेंगे हमें करना क्या है, हम इतना सब क्यों लगाएं, हमको जब सर्किट करंट मिल गई है, सेल्फ पोटेंशियल मिल गया है, इस निकाल लो, ओम्स लॉ लगा दें तो भी 3 ओम आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, that is V is equals to I R equivalent। तो 12 is equals to, प्रदीप शर्मा वैल्यू प्लेस करो। 12 is equals to 4 into 12 ना? हाँ बोलो, तुम हैरानी से देख रहे हो चीजें, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या है। बोलो 4 into R equivalent। 4 into, सबसे सरलतम सवाल भी पूछा जाए तो भी तुम उस पर PhD करने लगते हो। तुम्हारा PhD करने का नेचर हो गया। So this is 3 ohm। सही है, आगे अब हम आते हैं कुछ और चीजों पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखिए, judge the equivalence resistance when the following are connected in parallel। तो अगर मैं इनको पैरेलल में लगाऊं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जज करो 1 और 10 to the power 6 को पैरेलल में लगाऊं, तो R1 को 1 ओम और R2 क्या है 10 to the power 6 ओम। पैरेलल के लिए क्या फार्मूला है इंद्रजीत बताओ? 1 upon R equivalent, 1 upon R2, तो 1 upon R1 और प्लस 1 upon R2 की क्या वैल्यू रखोगे? यहाँ 1 रख दोगे और यहाँ पे कितने जीरो? 6 जीरो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 से डिवाइड करो और यहाँ 1, 1 2 3 4 5 एक और आएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 0 0 5 0 और 1 और 1 2 3 4 5 6, 1 upon R equivalent। So this comes as a R equivalent करो, 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 और 6। इसकी वैल्यू उससे निकाली आ जाती है, मुझे लगता है कि 0.999 आएंगे, फिर भी आप निकाल लो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.999 ओम।
ये बात समझ में आ गई, वही फार्मूला लगाया है। अगर ये दोनों हों तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? अब 3 ले रहा है, कौन कौन से ले रहा है? 1 10 to the power 3 10 to the power 6। बी केस, इसी का सेकंड केस। सर हाँ बोलो। सर पॉइंट 0.99999 कई 9 है? 000 छह 9 है क्या? 009 नहीं 6 9 है, बस इतने तक की है। 6 9 है। अभी रुक जा। 6 0 है इसको। अच्छा R1 कितना है? 1 ओम। R2 कितना है? 1000 ओम। तो R3 कितना है? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 10 लाख ओम या 1 मिलियन ओम। तो बताइए अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/1, 1/1000, 1/10 लाख। अब इसी में 10 लाख है, राशि बताओ कितना कितना आएगा? 1 2 3 4 5 है, यहाँ बताओ कितना आएगा? बोलो। बहुत जीरो आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा बताती है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ भी बताओ। आयुषी आप बताइए। यानी 6 जीरो ना, यही पूछना चाहते थे। सर बताओ, ये कह रही इससे इसको डिवाइड करो 6 जीरो आ जाए। ये जादुई है वो, आप भी बताओ। ये जादूगर टाइप है तो ऐसा यहाँ बताओ कितना है? 1, सही है, यही बताना था। अब देखो इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1000 लिखो, यहाँ 1 लिखो, सबको जोड़ो तो कितना आएगा? और बाकी इसका आंसर फैकल्टी से पूछ लेते हैं, बता ही देगी। तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 बार 9 6 बार 0 3 बार कितना आया बताओ? 0.999 339 ना बस। तो इसमें 0.999, इसमें 39 लिख देना, इसमें 6। सही है, करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे याद कर लेना, यही सवाल आता है। अब अगला देखो, इलेक्ट्रिक लैंप 10 ओम का है, टोस्टर 50 ओम का है, वाटर फिल्टर 500 का है। सबको पैरेलल में कनेक्ट करो। पहले लैंप करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लैंप को ऐसे बनाया जाता है, तो ये लैंप हो गया। टोस्टर के लिए उन लोगों के लिए कुछ अलग से नहीं, सबको रजिस्टर दिखाया जाता है 50 और 500। ये 50 और ये 500 तीनों को किसमें कनेक्ट कर दिया गया है? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और फिर इसके बाद इसको सेल से कनेक्ट कर दिया गया। अब प्रदीप शर्मा, ये 100 ओम का है, 50 ओम का टोस्टर है, और वाटर फिल्टर 500 ओम का है। इन सभी को 220 वोल्ट की मेन सप्लाई लाइन से कनेक्ट है। ये मेन सप्लाई लाइन 220 वोल्ट की होती है। What is the resistance of electric iron connected to same source that gives as much as current? उसका रेजिस्टेंस बताओ जो वही करंट दे जो तीनों मिलकर ड्रॉ करते हैं। What is, अगर तुमसे कहा जाए एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालो जो उतनी ही करंट ले जितना ये 3 एप्लियंस जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं लेते हैं, तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? ऐसे पूछ रहा है, What is the resistance of that appliance which draw as much as circuit current which is drawn combinedly by 3 appliances connected in parallel? बोलो क्या करते? सर वो वाला कौन सा? इक्विवेलेंट आप बता दें। इक्विवेलेंट तो 2 हैं। 1 by R इक्विवेलेंट 1 by R इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी ये पैरेलल वाला कह रहे हैं, तो पैरेलल वाला लगाया जाए। चलिए थोड़ा भी और पूछा जाएगा आपसे। तो इनका कहने का मतलब है क्योंकि ये दोनों जब सेम इफेक्ट देंगे तो इसी का R इक्विवेलेंट लगा दीजिए। सो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 by R1 प्लस 1 by R2
Z comes as बल्ब कितने का है 100 ओम का, जबकि हीटर 50 का है, वाटर फिल्टर कितने का है 500 का। तो एलसीएम बोलो कितना आएगा? सुनील देवासी बताइए। ये एंटीसिपेट करने लगता है यहाँ बोल दो बस। हाँ 5 16 बाई तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 500। इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, इन्वर्टिंग बोथ साइड। अभी कितना हो गया 250, 4 से कटेगा। आपने निकाल लिया क्या 31.25? ठीक है 31.25 ये आर इक्विवेलेंट आता है। अगला सवाल देखें, पलक समझ में आ गया? ठीक है। What are the advantages of connecting? ये देखो What is the current through it? करंट भी पूछा है। अब हमें ये पता चल चुका है, इसकी करंट भी निकाल दो। बोलो ये 220 वोल्ट सप्लाई है, तो 220 वोल्ट तो सप्लाई लाइन हो गई और आर इक्विवेलेंट आप निकाल ही चुके हैं। तो एक तो हमारा यही आंसर हो गया। और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V इज 220, I पता नहीं, R की जगह ये वैल्यू रख दो। ये वैसे ज़्यादा करंट लग रहा है और ये पूरा ही आया होगा। चलो ऐसा रख दिया। 16 को वहाँ ले जाओ, 220 इंटू 16 बाई 500। तो 1 0 से 1 0 कटा, 11 से ये 25 आया। तो अब इससे देखो आई कितना आ जाएगा। 176 बाई 25। सुनील निकाल के बताओ थोड़ा। 25 सत्ते 175 7.0104 7.04 एम्पियर। अगला सवाल देखें, ये बताइए कि क्या एडवांटेज है इसमें और इसमें, सीरीज और पैरेलल में क्या है? पैरेलल कनेक्शन में एडवांटेज है और सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं एडवांटेज। जरा चेक करें, ये जो यहाँ कनेक्शन दिया जाता है हाउस होल्ड सप्लाई का सब पैरेलल कनेक्शन, ये कैसा है? पैरेलल कनेक्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में आप सब में अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन इज अवेलेबल। आपको मर्जी हो, ये देखो मर्जी हो तो आपको जब एसी चलाना हो, एसी चल गया हीटर ऑफ एसी ऑन, तो इससे लाइट जाएगी। मर्जी हो टीवी बंद, सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन है कि नहीं। और मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं, कह दो एसी भी चलेगा तो हीटर भी चलेगा तो टीवी भी चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा, एक ही स्विच होगा। तो वो तो मैं अच्छा लग रहा है कि जो मर्जी चलाओ, एक चला दिया दो आप। तो पैरेलल और इसमें क्या डिफरेंस है? और इसमें अगर एक रजिस्टर गया तो सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। देखो ये एक रजिस्टर चला गया, बीच में मेल्ट हो गया, फ्यूज हो जाता है बल्ब, नहीं मेल्ट होकर गिर जाता है टंगस्टन, तो फिर तो कुछ नहीं जलेगा। लेकिन इसमें ये अगर गया तो भी क्या दिक्कत है? मान लो चला गया तो दो में तो लाइट आ रही है। इफ वन अप्लायंस गोज फॉल्टी अदर कंटिन्यू टू वर्क, दो ब्रांच में तो करंट जाएगी। जो बल्ब गया वो गया, बाकी ब्रांच में जा रही। हमने तो एक निकाल भी दिया, कुछ नहीं हुआ, हमारे सब जगह चल रही है। सही है कि नहीं? तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन लो। और दूसरा कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है। और दूसरा कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। उसमें क्या चीज़ है? सभी में ये बताओ, अगर हमने 200 वोल्ट दिया और 4 अप्लायंस लगा दिए तो सब पे कितना वोल्ट हुआ? 50-50 मान लो, सब पे कितना हुआ? अच्छा बोलो, वोल्टेज कम लगाओगे
तो क्या वो अच्छे काम करेंगे कि ज्यादा वोल्टेज होगा तब? अब एक सेल से कोई चीज चलाना चाहो तब चलेगी कि 220 वोल्टेज पे लगा दो। 200 तो ये देखो कितना अच्छा, सब पे 200 वोल्ट, इस पे भी 200 वोल्ट, इस पे भी, एक एक एप्लायंस में पूरा वोल्ट। सो दे वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी। इसमें वोल्टेज का ही बंटवारा हो गया। मान लो तुमने 20 लगा दिया, 10 वोल्ट लगा, 10 पे तुम एसी चलाओगे क्या? हाँ, 10-5 वोल्ट पे एसी चलता है क्या? फुल 220 वोल्ट पे ये ले रहा है, वो अच्छा है कि नहीं? वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता। सो ऑल एप्लायंस वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी। जबकि उसमें क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉ ऑफ पोटेंशियल लग जाता है, खत्म हो जाता है सारा वोल्टेज। सही है? तो क्या लिखेंगे? ऑल एप्लायंस। और इसीलिए तो जो झालर तुम बनाते हो वो टिमटिमाती ही है, क्योंकि उसमें 200 बत्तियां लगा दी, एक वोल्ट पे जल रही। 1 वोल्ट पे क्या मजा? वो टिमटिमा ही सकती है, उससे ज्यादा वो कुछ कर पाएगी? क्योंकि वहां तो लॉ ऑफ पोटेंशियल तुमने लगा दिया। सही है कि नहीं? इसमें क्या है? ऑल एप्लायंस वर्क एट अप्लायंस सर तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ ही होती है? डेकोरेशन में झालर, और ये हाउस होल्ड में, ये हाउस होल्ड एक झालर में इस्तेमाल, वो सीरीज। और हाउस होल्ड में जो मर्जी चलाओ। जब तुम एसी चलाओ तो तुम्हें हीटर चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता नहीं हीटर भी जलाना पड़ेगा, ऐसा बोलेगा गर्मी में क्या? जो मर्जी चलाओ। देखो मैंने 2 ऑफ कर दिए, चला है। सो ऑल एप्लायंस वर्क देयर एट फुल एफिशिएंसी। ऐसा क्यों है सरोज? एज सेल पोटेंशियल is equal to the potential drop at each appliance। यहाँ ऐसा नहीं, सही है? So अब इसमें क्या होगा कि as वोल्टेज का क्या होता है बोलो? is distributed हो जाएगा। So appliance does not work, अंडर परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं? एग्जैक्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या होता है? अंडर परफॉर्म। सही है? appliance does not perform at full efficiency। हाँ बोलिए सर। फिर वो आता है सर जिसके अंदर स्विचेस होते हैं, अलग से बोर्ड आता है एक्सटेंशन बोर्ड, उसमें भी यही ये देखो सब में स्विच लगे हैं। जितने हमारे पास एप्लायंस सबके लिए अलग अलग स्विच है। सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, हर ब्रांच के लिए अलग अलग स्विच सेपरेट। और इसका जो भी सर्किट है वो आगे अगले मैग्नेटिक इफेक्ट में दिया हुआ है, पूरा समझाएंगे कि कैसे होता है, वो भी एक अलग से। सही है? लेकिन स्विच तो हो सकते हैं ना इसमें, या बंद कर दो, इनमें जा रही है। सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। और उसमें क्या है बोलो? सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस अवेलेबल। और इसमें क्या होगा? सेपरेट। सर वहाँ पर अच्छा मिसिंग है अप्लाइड के बाद। क्या चीज? एज वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सो अप्लाइड कुछ मिसिंग does not perform। So appliance फिर क्या होगा? Appliance does not perform at their full efficiency। वो पूरी क्षमता के साथ जितने भी उपकरण हैं वो कार्य नहीं करते, क्योंकि वहाँ विभव का बंटवारा हो जाता है, और यहाँ का कोई बंटवारा नहीं होता, वही लगता है। यहाँ देखिए सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस नहीं अवेलेबल। झालर में तुम्हें स्विच देगा क्या? 10 स्विच, ये लाइट जलाएंगे इस बार, ये ऑफ, ये जली। ऐसी झालर हमने तो नहीं देखी कभी। अब की ये जला देंगे, कभी देखिए झालर। सो सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल। और क्या है? One appliance goes faulty, then एक लाइट खराब हुई, पूरी झालर खराब। One appliance, क्योंकि सर्किट ओपन हो जाता है। One appliance goes faulty, then circuit is open। सर्किट ओपन हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? So current will not flow through other appliance। So current will not flow through other appliance। जबकि इसमें क्या होगा? One appliance goes faulty, other continue to work। other
such connections are used in domestic wiring. Used in domestic wiring. जबकि वो कहाँ यूज होता है? It is decorative lights. It is used अगला सवाल है। तो इसके अलावा कहीं यूज नहीं होता क्या क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली डेकोरेटिव लाइट्स बस ओके। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखो। सर इसका मतलब दोनों में से सबसे अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा डेकोरेटिव लाइट दो लोग। सर ये इसके अलावा भी यूज नहीं होता। इसकी मेरिट है, इसकी मेरिट है पैरेलल की। सर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर फिर भी देखा जाए हाँ। दोनों में से बेहतर पैरेलल ही है। बेहतर पैरेलल है। वाई पैरेलल इज मेरिटोरियस ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का वहाँ है ये क्वेश्चन। वाई पैरेलल इज मेरिटोरियस या प्रिफर्ड ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसा लिखा है एक्सरसाइज। अगला देखिए, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स 2, 3 और 6 को ऐसा कनेक्ट करो कि जो 4 का रजिस्टर ले लो। 3 रजिस्टर हैं 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। इसको ऐसा कनेक्ट करो कि 6 ओम जिससे कि 4 कनेक्ट है। कैसे किया जाए? अब 1 ओम भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं, दोनों चाहते हैं। हाउ टू कनेक्ट देम? ये देखो, हमारे पास 3 रजिस्टर है बाजार से, लेकिन अब मैं इसका इक्विवेलेंस 4 बनाना चाहता हूँ। तो अब जरा चेक करो, अगर मैं ऐसा कनेक्ट करूँ कि 3 लूँ, ये देखो 3 ले लो और 6 ले लो, तो बताओ 3 और 6 का कितना आएगा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस? 3 ओम लो और 6 ओम, कितना आ जाएगा बोलो? 1/RP का फार्मूला बताओ। 1/R1 प्लस 1/3 + 1/6 से कितना आ जाएगा? ये 2 और यहाँ से 1, तो बोलो 1/RP कितना आ गया? 3/6। तो बोलो RP कितना आ गया? RP that is 6/3, so that is 2 ओम। ये 2 ओम हो गया। ये पूरा कितना हो गया बोलो? 2 ओम। और 2 ओम के साथ एक सीरीज में 2 ओम और लगा दो, तो बोलो 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 4 ओम। सो पहले कैसे लिखोगे? नाउ कनेक्ट 2 ओम इन सीरीज। तो आपने जो R1 R2 लिया है, देख लो इसको क्या लिखोगे? R1 R2 से RP निकाला, सही है। अब क्या करो? 2 ओम को साथ ले लो, तो फिर अब R उनका लिख लीजिए। ऐसा भी लिखा जाता है सर, 1 2 है तो 1 2 लिख लो। जब बहुत सारे होते हैं और तुम इंडिविजुअल कर रहे हो तो क्या लिख लो? 1 2 का तुमने निकाल लिया इक्विवेलेंट। अब इसको 3 ले लो, इसे क्या ले लो? इसे ले लो R1, इसे ले लो R2 और फिर इसको लिखो 1 2 3। अब तीनों का इक्विवेलेंट, तो फिर इसे क्या लिखोगी? R12 और R3। ये तो सीरीज में है ना, ये इसके साथ किसमें? देखो मैं इक्विवेलेंट बना के दिखा रहा हूँ। ये है R12, बोलो R12 कितना आ गया यार? देखो जरा R12 कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो ये इनके साथ में इसका बना रहा हूँ। और ये R3 कितना है? ये भी 2 ओम है। तो इन दोनों को अगर पैरेलल में करके फर्दर इट इज कनेक्टेड विद 2 ओम इन सीरीज, देन दे विल गिव, तब हमारा प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम और प्लस 2 ओम, सो दैट इज 4 ओम। तो लिखिए, if 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, से यह बात समझ में आई? इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों कनेक्ट कर लिया पैरेलल में, देन इट इज फर्दर कनेक्टेड। अब इसे किससे कनेक्ट किया? कनेक्टेड टू 2 ओम इन, इसके साथ सीरीज। बात हो जाएगी। इन दोनों से कितना है बताओ? अभी तुमने निकाला 2 आ गया, और 2 ही है। दो को अगर सिंगल देखा जाए, बॉक्स में रख दो तो 2 है वो, और उसके साथ सीरीज में दूसरा, उसको बॉक्स में डालो, सही है। इसको क्या मानो? एक बॉक्स है, काले बॉक्स में लपेट दो पूरे,
पैरेलल में तो तुमने लगा दिए, टेप लगा दो, एक हो गया ना सिंगल 2 ओम का। अब उस 2 ओम के साथ अगले को सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, तो 2 कितना हो गया ना। तो इस तरह से हम 4, अब ये कह रहा है 1 भी पाना है, बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट में क्या पाना है बताओ। 1 के लिए तीनों को पैरेलल कर दो, बना चेक करो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए। दैट इज 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। मैं करके देखता हूँ आएगा भी कि नहीं। 1/R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 2 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ ही जाएगा ना। चलो अब देखिए, नाउ सो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, that is 3 plus 2 plus 1, so that is 6/6. तो R equivalent inverting both sides 1, ये हो गया। अगला सवाल देखें, What is the highest and the lowest resistance? तुमने अभी निकाला तो तुम्हारा ये जो रेजिस्टेंस आया, तुम इसे क्या कहोगी बताओ। इसमें ये जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 1 ओम, क्या ये लोअर देन द लोवेस्ट है? देख लो, ये 2 है, ये 3 है, 6 है और आया 1। इसका एक और यहाँ पर डिफरेंस बनता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लोवेस्ट। और इसमें क्या लिखोगे, इट इज हायर देन द हाईएस्ट। सही है, चूहे पे बुरी नजर मत डालो, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं, यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गई। तो क्या लिखेंगे बोलो, इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज लोअर देन द लोवेस्ट। अब अगला क्वेश्चन उसी पे देखो, पढ़ो। कह रहा हाईएस्ट चाहिए और लोवेस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट कैसे पा सकते हो और लोवेस्ट कैसे पा सकते हो बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन, लोवेस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही। तो अब तुमको 4 दिए गए हैं, तो फॉर हाईएस्ट के लिए आप क्या करेंगे, फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो आर एस निकालिए, तो ये क्या चीज हो जाएगी, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये लिख दो, रेजिस्टर्स आर, बोलो ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला ना, फोर्थ कनेक्शन अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझाऊंगा, तब तुम्हें समझेगा। एक बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज, इसके बाद करेंगे। ये देखो, फॉर हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बोलो आरएस को क्या लिखेंगे, R4। सो इट इज 4, 8, 12 और 24 कितना होगा, 12 plus 12, 24 plus 24, 48 ओम। और अगर चारों में तुम्हें लोअर देन द लोवेस्ट चाहिए तब क्या करोगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर लोवेस्ट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दैट मीन्स resistors are connected in parallel. So that means 1 upon R equivalent क्या होगा, 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4। प्रदीप शर्मा 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। इसका LCM क्या आएगा, बोलिए 24। बोलो क्या क्या आएगा सब जगह, 6
6 plus 3 plus 2 plus 1. 2 plus 1. So 6, 3, 9, 9 to 11 plus 12. So it comes as 1 by R equivalent. It is 12 by 24. तो बोलो कितना आ जाएगा? 2 ohm, जो कि लोअर देन द लोएस्ट है। आप देखिए, देखो निष्का, थोड़ा सा आपको ये चीज बता दें, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, हमको कैसे कनेक्शन करना है। हमको 3 रजिस्टर्स दिए हैं और हमें चाहिए 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम 3 ओम और 6 ओम को ऐसे कनेक्ट कर दें और फिर उसी को उसके आगे किससे कनेक्ट कर दें, 3 ओम और 6 ओम को ऐसे कनेक्ट कर दें, फर्दर इसको हम किससे कनेक्ट कर दें, 2 ओम से। इस चीज को कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसे क्या कहते हैं? एक हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक क्या है बताइए? तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसमें पैरेलल भी होता है, सीरीज भी होती है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हाँ सर अगर हमने 3 और 6 को हमने लेके 2 और 6 को ले लिया या 2 और 3 को ले लिया तो फिर आएगा नहीं। इसके 4-5 तरीके के बनते हैं, आप करके देख लो, चलेगा हमें। पता नहीं चलेगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हमने आपको जो सही हो बता दिया, कई तरीके से आप ट्रायल करते रहोगे तो उसमें बहुत तरीके से होता है। देखो, इनका ये कहना है कि सर अगर मैं 3 और 2 ले लूँ, 2 ओम और 3 ओम, अब मैं इसके साथ दोनों को इससे जोड़ूं तो भी तो शायद बन जाए। ये भी सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसमें भी देख लेते हैं 4 बनता है कि नहीं। एक ये कनेक्शन है और ये एक ऐसा कह रहे हैं कि या सर मैं ऐसा कर दूं कि 2, 3 ले लूं। ऐसे तो बहुत बनेंगे, करने के लिए बहुत है, लेकिन सब में 4 नहीं बनेगा। किसी में 5.6, किसी में 9, किसी में 8, ऐसे बहुत बनेंगे। मैंने आपको जो एग्जैक्ट है वो बता दिया। अब देखो, इसको देखो, इसे क्या लिखोगे? R1, R2 और इसे क्या कहेंगे? अच्छा, कुछ फेवरेट भी ले सकते हैं। कुछ कहेंगे सर हम तीनों को एक साथ जोड़ दें, तो उससे तो कोई बात नहीं बनने वाली। आप देख लो क्या बन रही कुछ। क्या 5, 6, 11 हो गया। ये तो किसी काम का नहीं है। इट इज आउट ऑफ द केस। ये आपका केस ही नहीं बन रहा। सो दिस इज, ये क्या बनेगा? 2 + 3 + 6 तो कितना हो जाएगा? 11 हो। दिस इज नॉट द केस। अच्छा, तीनों को पैरेलल ले लिया तो एक केस बन गया था हमारा, वो तो बन गया था। लेकिन फर्स्ट केस के सर्च करें कि 4 ओम कैसे हो। तो चलो इन दोनों को ट्रायल कर लेते हैं। बताओ R1 R2 का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये देखो, बोलो 1 by R12 कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो पहला वाला केस, ये वाला 1 by R12 क्या होगा? 1 by R1 प्लस, इन दोनों का एलसीएम R1 R2 हुआ। इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या बनता है? इससे इसमें डिवाइड करो तो 1/R12 क्या बन जाएगा बताओ? अब पलटो दोनों तरफ R12 तो क्या होगा? R1 R2/R1 + R2। ये भी एक पैरेलल का फार्मूला, सही है। मेरा कहने का मतलब है पलट 1 by RP क्या होता है बताओ? तो इसको R1 R2 कहोगे कि नहीं कहोगे? 2 के लिए सर 3 के लिए कर दो। 3 के लिए कर लो। चलो इनको कहते हैं 3 के लिए भी सर बताएंगे। तो 3 के लिए कर, 3 कर लिया। R1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? R2 R3, R2 से डिवाइड करो और R3 से डिवाइड करो। अब इसको जरा पलट दो तो RP क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 2 के मल्टीप्लाई का सम। ये सब बहानेबाजी है। हमको यही फार्मूला ओरिजिनल है, यही सही है अपना लगा। ये सब जगह जगह लोग यूज कर, उससे क्या फायदा? हमको बेसिक चीज आती है, ये लगाओ सब जगह नहीं। लेकिन बहुत टीचर बताते हैं तो हमने भी बता दिया। इसका कोई मतलब है क्या कि अच्छा ये कर लो उससे अच्छा तो ये है? इससे क्या फायदा? एक ही चीज है। तो कोई आप लोग ना करें तो बेहतर है। ऐसा इसका कोई यूज नहीं है। बताते हैं तो मैंने भी बता दिया, यही ठीक है। ये ले लो, ये ले लो। अब हम अग्निष्का इसको करते हैं, ठीक है। तो बताओ कि कैसे करेंगे? R1 R2 का इफेक्टिव निकालो जरा। दोनों पैरेलल में हैं तो कैसे निकालोगे? 1 by R12 जरा सोचो। R2 तो दिस इज 1 by 3 प्लस, तो कितना हो जाएगा?
दैट कम्स एज 3/6। अब इसको पलट दीजिए आप, तो R12 ये 2 ओम है। अच्छा, जब ये बना लें, इन सबको हटावा, इसके बाद अब सीधा सीधा इसकी जगह 1 बना लो, इसको एक सर्कल में करके इसकी जगह 1 बना लो और इसकी जगह अब R12। अब मुझे बताओ R12 2 ओम आ चुका है, ये भी 2 ओम है, तो इफेक्टिवली ये कितना दे देंगे? पहले इसका इक्विवेलेंट ये बनाया, अब इन तीनों का एक सिंगल बना लो और इसको लिख दो R123, तो 4 ओम हो गया नहीं? इन दोनों को भी घेर लो भाई, इनका कितना आएगा, इससे कितना आया, तो 2 से 2 का कितना आया। नाउ अब लिखोगे क्या, R12 इज कनेक्टेड टू, कैसे कनेक्ट किया बताओ, R3 इन सीरीज। और जब तीनों को लोगी तो तुम अपने फाइनल को R इक्विवेलेंट भी लिख सकती हो और मर्जी हो तो R123, तुम्हें जिसमें सहज हो तुम वो लिखो, तुम्हें किसमें ठीक लगता है, सब चलता है। आगे की क्लास में 12th में यही यूज़ किया गया, तो मैंने बता दिया। वहाँ 5-5 रजिस्टर रहते थे, तो 1 2 3 4 5 तक का मैंने सब बता दिए कैसे आप। ये देखो, इसे क्या लिखेंगे, 2 + 2 तो कितना हो गया, 4 ओम। बोलो बात समझ में आ गई तुमको? आगे का देखिए। चलिए, नाउ कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। पहले टॉपिक थोड़ा कवर करा देते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बताओ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ ये V है, V वोल्टेज से मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया और ये मुझे बताओ कि क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस इसी पे अप्लाइड है, इसी पे अप्लाइड है, ठीक है। अगर यहाँ से Q चार्ज यहाँ तक ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि Q इलेक्ट्रॉन है, Q चार्ज मूव करता है, तो ये -Q चार्ज मूव करेगा, वो इधर से इधर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं बताइए, इधर से माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं कि नहीं। इफ Q चार्ज मूव्स फ्रॉम, देख लीजिए अब V क्या होता है, W/Q। V क्या होता है, अगर Q चार्ज मूव करेंगे तो W वर्क डन करेगा और डिवाइड कर दो तो 1 कूलम का भी आ जाए। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज मूव किया, इफ Q चार्ज मूव्स, 1 कूलम नहीं कितना भी ले जाओ Q चार्ज, तो उस पर W काम, W/Q कर दो तो 1 कूलम पे जितना काम वही तो भी होता है। जैसे मैं पहले भी तुमसे कह रहा था कि मान लो 4 कूलम चार्ज करने पे 16 जूल काम हुआ, तो ये Q हो गया और ये W हो गया, तो भी तो तुम निकाल ही लोगे W/Q करके, 4 वोल्ट आ ही जाता है। 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या क्या काम, तो मैं अभी Q कर लेता हूँ। इफ Q चार्ज मूव्स कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम B to A, तो बोलो कितना काम होगा, देन W वर्क इज डन। बोलो बात समझ आ गई। Q चार्ज इज मूव, तो कितना वर्क डन हो गया, W वर्क इज डन। तो ये मुझे बताओ कि क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो W/Q, ये बात सही है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि W में भी T से डिवाइड कर दे रहा हूं, Q में भी T से डिवाइड, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिया। मान लो ये T टाइम पे मूव करते हैं, कितने टाइम पे मूव करते हैं, ये ना पसंद है तो दूसरा मेथड भी बताएंगे, इसे देख लो। ये मुझे बताओ वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, पावर, क्लास 9 में पढ़, रेट ऑफ वर्क डन इज व्हाट। तो अब ये बताओ कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, करंट। ये आई कहलाती है, बी कहलाती है। सो दैट इज रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। और ये बोलो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, उसे क्या कहेंगे, इज
इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पर आदित्य मैं V को क्या लिख दूँ, यहाँ ऊपर P लिख दूँ, क्योंकि पावर को क्या लिखते हो, P लिखते हो, और Q बाई T को क्या लिखते हो, I। तो फिर P को क्या लिखा जा सकता है, I को यहाँ ले लो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। बोलो श्रेया, समझ में आई बात तुमको, ये तुम्हें आता है। अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की टाइप में करते हैं तो मैंने T से डिवाइड कर दिया, T से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको डिवाइड किया तो P बन गया, रेट ऑफ वर्क डन। और रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या कहलाता है, तो आई है। P इज इक्वल टू VI है, 3 नंबर का डिडक्शन है, लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ है। ये बताओ V की जगह क्या लिखोगे, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से भी बताओ। तो देखो P इज इक्वल टू V की जगह लिखो IR, और I की जगह तो I लिखो E, तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो एक और फार्मूला बन गया। अब I की जगह वैल्यू ना रख, V की जगह ना रखो, अब I की जगह रखो। ये मुझे बताओ कि P इज इक्वल टू V, ओम्स लॉ से I का फार्मूला बनाओ। I का भी तो फार्मूला ओम्स लॉ से बनता है, V बाई R, तो लिखो V बाई R, ये भी ओम्स लॉ। तो फिर P क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। क्या तुम मुझे P के 3 फार्मूले बता सकती हो, उधर देखिए। हाँ सही है, इतनी बात समझ आ गई। अगर आएगा तो तीनों लिख देना। अब आगे की बात देखो कि हीटिंग डिवाइसेस क्या होती है, ये बात है। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया ना, पावर के 3 फार्मूले। तो पावर के तो ये 3 फार्मूले हो गए। हीटिंग डिवाइस क्या होती है, ये जो भी फैन चल रहा है इसके पीछे मैं अगर टच करूं तो ये गर्म है, गर्म। ऐसे कोई भी डिवाइस जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में, फ्रिज के पीछे भी टच करो गर्म है, रेडिएशन आते हैं। पंखा ही तुम ऊपर टच कर लो अपने घर का सीलिंग फैन, तो सब गर्म है। लाइट को टच करो, ये रोशनी के लिए, लेकिन फिर भी गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, दैट एवरी एप्लियंस दे डू नॉट वर्क एट फुल एफिशिएंसी। वो जिस काम के लिए रखे गए हैं, सो देयर इज ए हीट लॉस, उनमें क्या होगा, हीट लॉस होगा। लेकिन जो तुम्हारा हीटर है वो तो फुल एफिशिएंसी में काम कर रहा है, वो हीटिंग के लिए ही जो बना है। तो जो हीटिंग डिवाइसेस हैं दे वर्क एट फुल एफिशिएंसी, वहाँ तो हीट ही तुम्हें चाहिए। अब बाकी फ्रिज से हीट चाहिए क्या, उसके पीछे नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रहा, पंखे से तुम्हें हीट चाहिए क्या पीछे, लेकिन तो उनमें हीट लॉस होता है, वो 80% एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सम एप्लियंस क्या करते हैं बताइए, आर नॉट वर्किंग एट फुल एफिशिएंसी, क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं। एंड देयर इज ए हीट लॉस, उनमें क्या होता है, हीट लॉस, देयर इज हीट लॉस, सो देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 80%। अगर मैं ये कह रहा हूं यहां से इसने एनर्जी ड्रॉ की, तो जितनी एनर्जी ड्रॉ की उसका उसने हमें 80% ही हवा दी है, 20% ही गर्म हुआ, काम उतना नहीं किया। मिक्सी ही चल गई तो नीचे हो सकता, तुम आधे घंटे चलाओ सब चारों नीचे गर्म हो जाता। तो इसका मतलब जितना ड्रॉ कर रहा है क्या उतना दे रहा है, नहीं दे रहा, थोड़ा वो गर्म होने में लगा। लेकिन जो हीटिंग डिवाइसेज हैं जैसे ओवन, टोस्टर, रूम हीटर और भी तुम्हारा कोई इस तरीका, दे आर, या वो जो इमर्सन रॉड, ये हीटिंग डिवाइसेज है, तो दे वर्क एट 100%, क्योंकि इनको हीट के लिए ही बनाया गया। बट हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, कौन कौन सी इलेक्ट्रिक आयरन, डिवाइसेस एज इलेक्ट्रिक आयरन, और बोलो रूम हीटर, इमर्सन रॉड, ब्रेड टोस्टर, टोस्टर हो गया, और भी कोई ऐसा है क्या, रूम हीटर, ये सब है। वर्क एट फुल एफिशिएंसी। इतनी बात हो गई। अब ये देखो
फुल एफिशिएंसी का कितना मतलब एफिशिएंसी? 100% ये बात सही है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम, तुमको ये बात बताया थी, हाँ बोलो। फुल एफिशिएंसी अपनी पूरी कार्य क्षमता के आधार पर काम करती है, फुल एफिशिएंसी। अब जरा देखो, ये मुझे बताइए कि पावर क्या होती है? ठीक है, ये यहां से देख लो, तुमको ये बात मालूम है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये भी तो तुमको 9 के हिसाब से मालूम है। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, फिर से देखो, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, लेकिन हमारे यहाँ के केस में चूंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। तो फिर W क्या हो जाएगा बोलो? पावर इंटू टाइम। ये मुझे बताओ, जितना ये वर्क डन कर रही है, क्या वो टोटल का टोटल हीट में ही कन्वर्ट हो रही है? हीटिंग डिवाइस, सिर्फ हीटिंग डिवाइस की बात की जा रही है। हीटिंग डिवाइस में रेट ऑफ वर्क डन या एनर्जी ड्रॉन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन भी वही है। अब वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट कर रही है? हीट में कन्वर्ट कर रही है। बोलो बात सही कि नहीं? उसको कोई काम ही नहीं, उसे हीट ही देना है। जो जैसे तुम्हारा हीटर है, इसके पीछे अगर ये गर्म हो गया तो तुम कौन सा पंखा लेना पसंद करोगे? जो पीछे बहुत गर्म हो जाता है कि जो ठंडा बना रहे? जो ठंडा रहेगा वो तुम्हें ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, क्योंकि तुम्हारा हीट लॉस नहीं है। लेकिन हीटिंग डिवाइस में तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो जितना ड्रॉ करेगा उसको तो कॉइल को गर्म ही होना। बात सही कि नहीं? तो उसकी 100% एफिशिएंसी। मेरा कहने का मतलब है कि जूल्स ने बताया, जूल्स हीटिंग लॉ देख, जूल्स ने बताया कि हीटिंग डिवाइस अपने 100% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, तो उनका वर्क डन ही उनकी हीट डिसिपेटेड है। इन केस ऑफ हीटिंग डिवाइस इट्स वर्क डन इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड। काम जो हीटर क्या काम कर रहा है, उसने क्या काम किया? तो वर्क डन को तुम हीट निकालना ही तो काम कहोगी। वर्क डन तो जूल है, जूल तो हीट एनर्जी को भी जूल कहते हैं, फूड एनर्जी को भी जूल कहते हैं, सारी एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सब तो जूल में ही है। तो जो वर्क डन है वो तो जूल में ही होगा ना। अब जो हीटिंग डिवाइस है तो वो पूरा वर्क डन वो किस में कन्वर्ट करेगा बताओ? हीट में करेगा कि नहीं? तो इन हीटिंग डिवाइस क्या होगा बोलो? जब मैं ये कहूंगा श्रेया कि हीटिंग डिवाइस में इस हीटर ने 400 जूल वर्क किया, इसका मतलब है उसने तुम्हें 400 जूल की हीट दे दी कम। और क्या करेगा बेचारा हीटर? क्या करेगा? मैं कहूँ 400 जूल वहां से ड्रॉ किया, 400 जूल काम किया, तो और क्या वो काम करने वाला है? हीट ही तो देगा, जितना लेगा हीट देगा। तो अल्टीमेटली फॉर हीटिंग डिवाइस वर्क डन इज व्हाट? इट इज द हीट डिसिपेटेड बाय हीटिंग डिवाइस। सही है बात कि नहीं? तो क्या लिखें? इन हीटिंग डिवाइस वर्क डन इज इक्वल टू, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कैसी है? 100%। तो डिवाइस वर्क डन इज इक्वल टू या सेम एज या कन्वर्टेड एज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो बोलो तुम W की जगह क्या लिख सकती हो? H, क्योंकि W ही वर्क ही उसका हीट है। और P की जगह क्या लिखते हैं बोलो जरा, यहां से देख के बताओ। I²R, तो H की जगह I²RT। इट इज जूल्स हीटिंग लॉ। इसे क्या कहेंगे? जूल्स हीटिंग लॉ क्या कहता है बताओ? ये जूल्स हीटिंग लॉ ये कहता है हीट रिलीज बाय हीटिंग डिवाइस। अब ये अगर तुम देखो तो H किसके प्रोपोर्शनल है? I² के। लेकिन कब? जबकि ये दोनों कांस्टेंट में, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में डाल देना। RT कांस्टेंट है, H इज प्रोपोर्शनल टू R, जबकि I और T कांस्टेंट। दो को कांस्टेंट रखो, एक को वेरी करो। तो H इज प्रोपोर्शनल टू T, जबकि I R क्या है? देख लो, हीट रिलीज्ड बाय ए हीटिंग डिवाइस इज linearly proportional to time. Heat released by a heating device, it is linearly proportional to the resistance of device. It is proportional to square of the current flowing. यहाँ linear dependence है, यहाँ square dependence है।
ये कैसा डिपेंडेंस है? और यहाँ कैसा डिपेंडेंस है? सही है, इसको बोला भी ऐसे ही जाएगा, स्क्वायर डिपेंडेंस। और यहाँ क्या बोला जाएगा? तो इसको प्रोपोर्शनल बनेंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। देखो अगर तुमने इसका प्रोपोर्शनल किया और दो चीजें कांस्टेंट, ये है तीनों के प्रोपोर्शनल, तीनों के। मान लो तुम ज्यादा देर तक हीटर चलाओ और हीट, ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दो और हीट, दो चीजें कांस्टेंट रखो, लेकिन एक में तुम 500 ओम लगाओ, एक में 300, तो कौन ज्यादा देगा? 500 लगाओ। बाकी टाइम दोनों को बराबर चलाओ। और एक में करंट ज्यादा हो तो वो भी। अब इस चीज को हमें समझना है, इसको समझने के, लेकिन ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ज्यादा करंट होगी तो क्या होगा? हीट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो हम यहाँ देख रहे हैं ना कि करंट ज्यादा अगर होगी तो पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? अभी समझा रहा है, अभी समझाएंगे। ये कांस्टेंट कैसा है? हैं? ये कांस्टेंट कैसा है? कांस्टेंट का मतलब है कि आपको तीन चीजों का वेरिएशन करना है, लेकिन तुम R और T कांस्टेंट रखो, I को डबल कर दो तो क्या होगा बताओ? हीट क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये चीज मैं बता रहा हूँ, दो को मत बदलो, एक ही को बदलो। एक ही लेना है। एक को बदलो तो हीट कैसे बदलेगी? मेरा कहने का मतलब है I अगर तुम डबल करोगे तो हीट कितने गुना हो जाए? 4 गुना। ये मैं बताने जा रहा हूँ। तीनों के बाद ज्यादा करंट होगी तो क्या होगा? हीट ज्यादा जनरेट होगी। फिर से समझो इस बात को। मान लो एक ये है, 3 तुम्हारे पास ये है, एक ने ऐसा किया 0 वाट का बल्ब लगा दिया। कैसा वाट का बल्ब लगा दिया? तुमने 0 वाट का बल्ब देखा कितना उलझा टंगस्टन होता है, अंदर देखा पूरा भरा हुआ होता है, और जबकि 100 वाट में जरा सा टंगस्टन, 500 वाट में हो जाता, पूरा उलझा के रखा है। यहाँ से गंगा चली और बोली इसने इतना रेजिस्टेंस लगा दिया 0 वाट के बल्ब में 500, वो कहेगी हम जाएंगे नहीं, जाओ हम गंडक वाली रास्ते पर ही नहीं जाएंगे, इतना रेजिस्टेंस। और दूसरा वाला एसी आ गया, बोला देखो कितनी चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप है, आओ तुम हमारे अंदर। सारे दौड़ पड़े लड़के, बोली वाह कितनी स्ट्रिप है, और सब खर्चा कर दिए। मान लो यहाँ से 40 कूलम निकले थे चार्ज, कहेंगे अरे हम तो सब एसी में जाएंगे, क्यों? इसलिए इतनी चौड़ी, अच्छा रास्ता दो तो नदी वहां बहेगी, और 0 वाट में कोई जा ही नहीं रहा, वो टिमटिमा रहा रात को, सब सो रहे। सही है। ज्यादा अगर पैरेलल है सब कनेक्शन, बोलो ज्यादा तुमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा बताइए? कोई जाएगा ही नहीं। अब जब वहां पर जाएंगे नहीं मालदार पार्टी, जब कूलम भी नहीं जाएगा तो एनर्जी कहाँ से ले लो? सही है। तो इसलिए ब्रांच करंट अलग अलग होगी, जिसमें जितना कम रेजिस्टेंस उसमें उतनी ज्यादा करंट और उतनी ज्यादा पावर डिसिपेट है। ये समझो 2 टन का चल रहा है। सही है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। फिर भी अब हम इस चीज को देखेंगे कि हीट किस पर निर्भर करती है। अगर सब चीजें सेम रखी जाए, रेजिस्टेंस सिर्फ बदलो, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा लगाओगे डबल तो हीट ज्यादा होगी। टाइम ज्यादा देर चलाओ हीटर, घर पे चलाते ही हो तो भी हीट ज्यादा होगी। करंट जिसमें ज्यादा जाए, अभी बता दिया। बोलो ज्यादा कूलम जाएंगे तो क्या ज्यादा करंट नहीं जाएगी? तो जिसमें ज्यादा करंट होगी उसी में हीट ज्यादा। ये 4-4 एम्पियर देता है, जबकि 0 वाट का 0.02 एम्पियर देता है। सही कि नहीं? करंट ज्यादा होगी तो भी हीट ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, सिंगल को देखो, इस चीज को समझेंगे। व्हाट इज जूल हीटिंग लॉ? इसे समझिए। जूल हीटिंग लॉ क्या कहता है? दैट इज, जरा पढ़ो बुक में क्या लिखा है, वही चीज हम भी लिख दें, वही हीटिंग लॉ हो जाएगा। चलिए, Joule's heating law, that is the heat produced in a resistor is directly proportional to, ये Joule's heating law। The heat produced, किसमें heat produced in a resistor is directly proportional to स्क्वायर ऑफ करंट। देखो अब ये अलग अलग आ गया, क्या लिखा पहला वाला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहली क्या बात लिखी बोलो? स्क्वायर ऑफ करंट। वही चीज वहां मैंने लिखी है, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है?
प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। टाइम नहीं लिखा है लेकिन 12th की बुक में टाइम भी दिया है क्योंकि टाइम भी एक फैक्टर है ना। प्रोवाइडेड तो क्या लिख दोगे, आर टी कांस्टेंट, फिर क्या लिख दो, वही चीज फिर से लिख दो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अब क्या क्या कांस्टेंट बोलो जरा, आई टी, पूरी बात है कि नहीं। और फिर थर्ड में क्या लिख दो बताइए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बुक में टैली कर लो ये लिखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब क्या क्या कांस्टेंट है बताएं, आई आर कांस्टेंट। असली चीज यही है, ये जो मैंने लिखा दिया यही है आगे की क्लासेस में, ठीक है। दो को कांस्टेंट रख दो, एक को बढ़ाओ बेटा, ओके। जूल सिटी में इस पे अब सवाल देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। जरा 11.10 देखो क्या कहा गया है कि ये बताइए इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स। तुमने ये देखा है कि जो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें 20 में एक नॉब होता है और उसमें मैक्स मिनिमम पे चलता है कि नहीं, इसको रियोस्टेट कहते हैं। ये देखो तो एक है लिनन के लिए होता है, सिल्क के लिए होता है। सिल्क मिनिमम एनर्जी पे यूज करते हो, लिनन यानी सूती चादर तो फुल पे चलाते हैं। तो कह रहा फुल एफिशिएंसी पे 840 वाट पे चलता है और मिनिमम एफिशिएंसी पे 360 चलता है। चलो चेक करो, ऐसा लिखा हुआ है क्या, देखो तो बताओ इसका क्या लिखा है, 840 वाट मैक्सिमम पर है जब लिनन पर कर रहा है। तो पी मैक्स कितना है 840 वाट। और बताओ क्या दे रहा है, अब पी मिनिमम क्या है 360 वाट। और क्या ये हाउस होल्ड सप्लाई पे चल रहा है तो वी कितना है 220 वोल्ट। घर का है तो वी तो नहीं बदल लोगे, कुछ अब ज्यादा नहीं करना है, पी इक्वल टू वी आई लगा दो आई है। तो पी क्या होता है वी आई अभी करा है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। आप इसे पवई से याद रख सकते हैं, बाकी तो क्या किया जाए, उसे वीर से याद रखें, ओम्स लॉ पी वी आई। अब देखो बताओ P कितना है पलक 840, V कितना है, तो अब ये 840 अपॉन 220 पे फैकल्टी बताएगी कितना आएगा करते, तब तक हम लोग उधर करते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, तो P कितना है 220। इतनी बात तुम्हें समझ में आई जसमीता, देखो 840 ये P रख दिया, कुछ करना ज्यादा नहीं है। P इज इक्वल टू वी आई पे 4 नंबर का सवाल आएगा, P रख दो, V रख दो, ये फार्मूला याद रहेगा तो तुम्हारा निकल जाएगा। अब यहाँ ये लोग आई बता देंगे 3.61 आ रहा है, कितना कितना 3.81 आ जाएगा, तो ये चीज 44 और 11 तो 3.81 एम्पियर आ जाएगा। और ये बताओ यहाँ कितना आ रहा है 220, तो आई कितना आ गया बताओ 36 है, 18/11 यहाँ पे कितना जाएगा 11, इसका आधा होगा 1.64 है 1.64 एम्पियर। बोलो बात समझ में आ गई। तुमसे यही नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछा ठीक है तुमने करंट निकाली, बोला रेजिस्टेंस भी बताओ हर एक के, क्योंकि रजिस्टर तो ऐसे चलता है ना, रियोस्टेट है, कह रहा है यहाँ सेलेक्ट किया तब क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलेक्ट किया तब क्या। तो अब तुम्हारे पास आई भी है वी भी है, ओम्स लॉ लगा दो। अब क्या देखते हो, आई आ गया वी आ गया, ओम्स लॉ लगा दो, रजिस्टर निकालो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वी बाई आई। वी बाई आई, वी कितना है 220 और आई कितना है, आई को ये रखो, ये ज्यादा ठीक लग रहा है, ये कटने में सही रहेगा ना। 42/11 रखो, कहाँ डेसिमल में जाओगे तो क्या रख दो 42/11, तो इससे क्या हो जाएगा 220 × 11/42, ये सही है। तो जल्दी कैसे निकाल दिया, दैट इज 110 21, तो कितना हो जाएगा 1210/21, यही इसी से आया क्या 57 को ही देखो 57.6 सही है, इसी से आ जाएगा, क्या ही जा रहा है। देखो 26 या कितना होता है 12 होता है, 6 से थोड़ा कम ही आएगा क्योंकि 126 तो नहीं है, वरना मैं 21 से कर दूं डिवाइड। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, वी बाई आई किया
आई की वैल्यू तुम क्या रखोगे, आई की ये रख दिया, 11 ऊपर चला गया। इसमें देखो, इसमें भी क्या करो, दैट इज v इज इक्वल टू आई आर, तो r क्या होता है v बाई आई, v 220 है, तुमको अगर आई ये रखना है तो तुम ये भी रख सकते हो, लेकिन इसमें एरर है, ये 1.638, तो हम ये कहेंगे ये रखो, ये ज़्यादा 18 बाई 11 करो तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, सो दिस कम्स एज 110, तो कितना हो जाएगा 1210 बाई 9, 9 से डिवाइड करो, 9 1 इज 9, 31, 9 3 जा 27, तो बताइए 31 और 21 4 बचा 40, तो 9 4 आ जाएगा 36, और फिर 36 से 40, 40 से 36, 134.4 समथिंग, 15 कुछ आ, ठीक है, इतना ही आएगा हमारे हिसाब से, इतना ही आएगा, तो कितना आ गया बोलो 134.4। ध्यान दो पलट, एक बार दोनों में P इज इक्वल टू VI लगाना, एक बार ओम्स में, जब P इज इक्वल टू VI निकालोगे I आ जाएगा, I भी है और V भी है, इतना बस ध्यान में रखे, जब कुछ माइंड में रख के ही मत जाओ, वहाँ नया सवाल तो हो ही जाएगा, सही है। अब देखो एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12.11 देखो, तो कौन सा एग्जाम्पल, 11.11 एग्जाम्पल 11.11 देखिए, तो क्या दिया है, 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस, देखो H दे रहा है, कितना दे रहा है 100 जूल हीट है, और ईच सेकंड टाइम कितना है 1 सेकंड, और रेजिस्टेंस कितना है, और इतनी चीज दी है, तो मुझे बताओ कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या तुम्हें ये फार्मूला पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो 100 इज इक्वल टू आई कितना है, आई नहीं दिया, आई तो नहीं दिया है, आर कितना है और टी दिया है, अब यहाँ से आई निकालो जरा, आई की वैल्यू निकालो, ये जूल सीटिंग लॉ, तो 25 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो आई कितना हो गया 5 एम्पियर हो गया। अब तुम्हें आई भी मिल गया है, तुम्हारे पास, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V का फार्मूला बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या तुम्हें R मिल गया है, R दिया गया है, तुमको सिर्फ जूल हीटिंग लॉ लगाओ, 3 नंबर तुम्हारे हाथ, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, HTR दिया है, I निकाल लो, I के बाद क्या निकाल दो ओम्स, तो क्या हो जाएगा बताओ 5 इंटू 4, तो कितना आ गया, आ गया, बोलो पलक, समझ में आई बात, हाँ जब समझ में तो ही, हाँ बोलो, फिर से बता देंगे आगे। अच्छा एक और भी तुमको बात बतानी है, अगले इन टेक्स्ट क्वेश्चन समझो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why does the cord of electric heater not blow? ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, तो ये ग्लो करता है, लेकिन यहाँ पे जो एक प्लग लगा है, ये कॉर्ड, ये नहीं ग्लो करती है, कॉर्ड इज नॉट ग्लोइंग बट हीटिंग एलिमेंट ग्लोज, इसको क्या कहेंगे बोलो, हीटिंग एलिमेंट, और ये क्या है कॉपर की कॉर्ड, तो तुम कह देना जो कॉर्ड है वो कॉपर की है, और ये किसकी है, एलॉय की, किसकी है, तो तुम यहाँ लिख देना कि H is directly proportional to R, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच फारर देन, 1000 गुना ज्यादा होती है, ठीक है, मच ग्रेटर देन द कॉपर, सो इफ द रेजिस्टिविटी इज हाई देन द रेजिस्टेंस इज हाई, एंड हेंस एज पर जूल्स हीटिंग लॉ the heat dissipated will be high, so the heating element becomes red hot while the copper cord, electric cord is remains cool। बोलो बात समझाइए, क्या लिखे हैं बताइए, as alloys किसके भी बने होते हैं, alloys are, sorry, heating elements are
एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एलॉयज, ये एलॉयज के बने, ठीक है, विच हैज, इनमें क्या होता है, आई, अगर रेजिस्टिविटी लिख सको तो ठीक है, नहीं तो मैं तो रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक कॉर्ड, कॉर्ड इसी को समझना, लोग कॉर्ड में भी इधर उधर समझने लगते हैं, इलेक्ट्रिक कॉर्ड ये चीज होती है। एज पर जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है, H is proportional to R, so heating element flows while cord does not flow. Heating element flows while cord does not flow. अगला सवाल देखिए, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, Q दे रहा है, Q कितना दे रहा है, 96000 कूलम, और वोल्टेज कितना दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है 1 आवर, और वोल्टेज कितना दे रहा है 50 वोल्ट। तो आप मुझे बताइए कि H का क्या फार्मूला है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड इन 1 आवर। तो वैसे तो VIT भी लिख सकते हो, I2RT लिखो या VIT एक ही बात है। देखो H इज इक्वल टू, तुम ये लिख सकते हो क्या, पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमने W लिखा था, W को ही क्या बोल दिया था, इतना तुम्हें याद है कि हमने बोला था। और फिर बोलो P को क्या बोला है, भाई VI बोला है कि नहीं, बोलो। लेकिन ये मुझे बताओ, कहीं तुम I को QT तो नहीं बोलना चाहते, तो अब तुमको T की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, V और Q को मल्टीप्लाई करो, आंसर है। T तो फालतू का दे रखा है, इसे बदलें भी, सही सही बात समझ आएगी नहीं। देखो ये तुम जानती हो, ये तो 9 का है, W को तुम्हें समझ लो, हीटिंग एलिमेंट में 100% पावर, और P को ये, I को QT लिखो तो सब हो जाएगा। तो बोलो ये क्या है, और जो ये बात तुम्हें समझ आई, ना समझ में आए, देख लो V कितना है, बोलो 50, Q कितना है 96000, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो गया, आ जाएगा 1 2 3 4, इतना जूल में आया। और नहीं तो तुम ये मेथड भी यूज कर सकते हो, बोलो ये बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, W को H लिख दो, तो H इज इक्वल टू VQ। लेकिन ये लगाना सही है, ये मत लगा, ये टीचर पसंद नहीं करती, यही करना, और उसमें भी ये लाइन मत, सही है, तो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। अगला देखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना, बोलो 20 ओम रेजिस्टेंस है, 5 एम्पियर की करंट है, और 30 सेकंड चला, तो क्या हीट निकाली जा सकती है, तीन ही चीज दे रहा है, कौन कौन सी दे रहा है बताओ, चेक करो, दैट इज रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 20 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितनी है 5 है, हीट डेवलप्ड कितनी है 30 सेकंड टाइम है, 30 सेकंड। तो H क्या होता है बोलो, H इज इक्वल टू P इंटू T, अभी बोला था W इज इक्वल टू वर्क डन इज पावर इंटू टाइम, लेकिन वर्क डन ना लिख कैसे लिखते हैं, और P को जो यहाँ क्या लिखते हैं, P को क्या लिखते हैं I2RT, ये तो बिल्कुल जूल हीटिंग लॉ पे आ गया ना, 5 का स्क्वायर और 20 इंटू 30, तो कितना हो गया, कितने जूल, 3 डिजिट पहले तो इतनी हीट है, किलो जूल में भी लिख सकते हैं, वरना इतनी तो है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। चलो एक और चीज देखें, इलेक्ट्रिक पावर की आपको बात बताई गई है, तो आप देखो
कि अगर मैंने मेन सप्लाई लाइन से एक हमारा ऐसा एप्लियंस है, घर का जो तुम्हारा आयरन होता है वो कितने वॉट का होता है? ये 1 किलोवाट का होता है। कितने का होता है? मेरा कहने का मतलब है तुमको ये तो मालूम है कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला भी बताओ। अगर तुमने यहां से एनर्जी ड्रॉ की, पावर कंपनी इसकी पावर बता रहा हूं, अगर तुमने 1000 वॉट इधर 1000 जूल एनर्जी ली, ठीक है, वर्क डन ना करे 80%, वो तो कंपनी का गड़बड़ है, ली तो तुमने पैसा देना पड़ेगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। 1000 जूल तुमने लिए 10 सेकंड के लिए ली, बोलो कितनी जूल ली आपने? 1000 जूल, और टाइम कितना लिया? तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन। पावर व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसकी वही पावर कही जाएगी। कहेंगे भाई ये हर सेकंड 100 जूल ले रहा है, जूल पर सेकंड तो वाट होती है, हर सेकंड ये 100 वाट का हो गया। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। पावर इज W/T। तो इलेक्ट्रिक पावर को क्या लिखोगे? बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन अपॉन टाइम टेकन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ड्रॉन भी कह सकते हो या कंज्यूम भी। वो कहाँ उतना कंज्यूम कर रहा है? ये कुछ नहीं है, ये 9th का ही फार्मूला है, P इज इक्वल टू W/T। कितनी वो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी? एनर्जी तो वर्क डन होती है। तो ये चीज देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का क्या फार्मूला है? यहां से देखो, क्या पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या हुई? बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सही है? अब देखो, जो तुमसे वो कैसे पैसा लेगा जोधपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो कहता है कि पावर को अगर हम किलोवाट में लें, इसका पावर कितना लें? 1 किलोवाट का ले लें। वैसे वाट में होती पावर, कहेगा अगर तुम 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे चलाओगे तो हम उसे 1 किलोवाट आवर मानेंगे। फिर से समझो, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या फार्मूला हुआ? यहां से देखो, P इंटू टी। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसकी यूनिट बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। क्या तुम इसे वाट इंटू सेकंड समझते हो? इसकी यूनिट क्या है? वाट इंटू सेकंड भी समझते हो। वाट को कुछ लोग जूल पर सेकंड कहते हैं, तो सेकंड कट के जूल भी आ सकता है। एनर्जी तो जूल में ही रहेगी। लेकिन जोधपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या भारत का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसे नहीं चलता है। वो कहता है कि मैं एनर्जी कंज्यूम्ड को किलोवाट आवर में लूंगा। वो क्या कहता है? इन देखो, ये जो हमारा क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड है, तो इस पर हमें पैसा देना पड़ता है। तो इसकी कौन सी यूनिट? दैट इज, देखिए नाउ, इसको कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कौन सी यूनिट? कमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल का मतलब जिसे पैसा देना पड़े। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जूल नहीं है, क्या है? ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज किलोवाट आवर, है वही P इंटू टी। पावर इज टेकन इन किलोवाट एंड टाइम इज टेकन इन ईयर। देखो, तो बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा? इट इज, इसको लो पावर को किलोवाट में, टाइम को किस में लें? दैट इज इक्वल्स टू आवर में, तो इसलिए किलोवाट आवर हो गई। वो कहता है कि तुम एक प्रेस को, 1 किलोवाट की प्रेस को 1 घंटा चलाओगे, तो मैं मानूंगा कि तुमने 1 किलोवाट की प्रेस को 1 घंटा चलाया, तो 1 किलोवाट आवर हो गया। इसको वो 1 यूनिट बोलता है, कहता है इसका 10 रुपए लेंगे। जब तुम घर में 1 किलोवाट की एक आयरन 1 घंटा चलाती हो, तो तुम्हारे घर के बाहर के मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाए और उसका वो 10 रुपए लेता है। अगर तुम 200 यूनिट चला रहे हो तो 200 गुणे 10, 2000 रुपए दे दो।
एक प्रेस को 1 घंटा चलाने पे 10 रुपए। अब फिर से समझो 1 किलोवाट आवर क्या है? ये तो यूनिट हो गई, इसे अभी मैं समझा देता हूँ। तो उसकी यूनिट किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। इसे क्या माना जाता है? तो अब लिखो 1 यूनिट होती क्या है? जैसे तुम्हारे मम्मी या पापा बात करते हैं 200 यूनिट की बिजली आ गई। 1 यूनिट को क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर। इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस, कितने का बोलिए? एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर, कितनी देर के लिए? 1 आवर, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? कंज्यूम इज 1 किलोवाट आवर। उसे क्या कहेंगे? फिर से समझो जस्मिता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ये एक तरीके का वर्क डन ही है। एनर्जी और वर्क तो एक ही होता है, पावर इनटू टाइम। तो इसे क्या लिखोगे? पावर इनटू टाइम। वो तुम ऐसे याद रख सकती हो, P इज इक्वल टू W/T। तो W क्या हो जाता है? P इनटू T। W कोई मैं एनर्जी कंज्यूम कर, सही है। अच्छा, ये कितना लिया तुमने? 1 किलोवाट की चीज, 1 किलोवाट की प्लस कितने घंटे चलाई? 1 घंटे चलाई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 किलोवाट आवर। या फिर इसे क्या कह सकती हो? अब क्वेश्चन एक जो इम्पोर्टेंट है पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलो, है तो एनर्जी। तो इसको क्या मैंने देखो, अगर मैं तुमसे कहता 1 वाट सेकंड को जूल में बदलो तो तुम कह देती 1 जूल, क्योंकि 1 वाट इंटू 1 सेकंड, सेकंड कटा तो 1 जूल। वो कहता नहीं किलोवाट आवर को बदलो। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। वो पूछ रहा है तुमसे कि 10 रुपए तुमसे कितने जूल का लिया जाता है? क्या 3,60,000 जूल का 10 रुपए लिया जाता है? वो ये पूछ रहा है। तो तुम कह देना हाँ, यही पूछा। तो यही पूछा कि कितने लाख जूल एनर्जी लेते हो, तो उसका 10 रुपए, यही चीज। तो 1 किलोवाट आवर, तो लिखो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। लेकिन 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ये मुझे बताओ कि वॉट को तुम क्या कहते हो? और सेकंड से सेकंड ऐसे ही कट गया जैसे वहां कटा, और इनको जरा मल्टीप्लाई तो करो। तो क्या ये 3 6 के आगे 5 0 आ गए? तो इसका मतलब है 2 ये 3 ये, तो इसका मतलब है मैं गलत था। 36 लाख जूल के लिए तुम 10 रुपए, 3 लाख नहीं, कितना? 36 लाख। तो अब ये आएगा तो बदल लोगे, या फिर 3.6, इसे और क्या लिखोगे? इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 1-2 क्वेश्चन और 2-2 मिनट के करा दें, फिर आप कहिए। अगला देखो, एक्सरसाइज देखिए 11.12 का सवाल। 11.12 देखो। तो तुम्हें ये पता चल गया ना 1 यूनिट का मतलब है कि तुमने 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए चलाया। देखिए कहा गया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और किससे कनेक्ट किया गया है? 220 वोल्ट से। और करंट कितनी है बोलो? 0.5 एम्पियर। तो इसकी पावर आप बता सकते हो? बताइए, पावर बताओ। 110 वॉट। यानी वो बल्ब कितने वॉट का है? सही है, आसान सा सवाल है। अब एक रेफ्रिजरेटर पर सवाल देखिए, दैट इज 11.13। कहा गया है 400 वाट का है रेफ्रिजरेटर। पावर कितनी है? और बोलो कितने घंटे चल रहा है? 1 घंटे, 1 दिन में चल रहा है। बोलो 30 दिन में रेफ्रिजरेटर कितना चलेगा? हमेशा नहीं चलता, बीच में बंद भी हो जाता है, बीच में चलता भी है। 8 घंटे मिनट 1 दिन में चलता है। रेफ्रिजरेटर हमेशा नहीं ऑन रहता। तो बोलो रनिंग टाइम पर मंथ कितना है? बोलिए पर मंथ बताओ। 8 इंटू 30। क्या तुम्हारा रेफ्रिजरेटर 240 घंटे चला? और पावर को भी जरा बदल लो किलोवाट में, क्योंकि फार्मूला तो किलोवाट का है ना, पैसा तो किलोवाट में देना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या चलता है? 1000 से डिवाइड करो।
तो कितना हो गया बोलिए? 0.4 किलोवाट। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या फार्मूला है? बोलिए। पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर। पावर किसमें लोगे? इन किलोवाट और इनटू टाइम इन, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लोगी, वो यूनिट में आ जाएगी। कितना आया किलोवाट बोलो? 0.4 किलोवाट। और टाइम कितना है? 240 आवर। तो बताइए जरा मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 4 से करो 96 हो जाएगा। तो 96 किलोवाट आवर। देखो 96 यूनिट्स, इसे क्या लिखोगे? एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है। और जो वहां पर है रेखा सरकार, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार, वो इसको 9 रुपए 60 पैसे में देती है। जबकि राजस्थान सरकार है, ठीक है, जो यहाँ की है, तो भजन लाल सरकार, तो वो 10 की देती है। समझ आया? तो आप दिल्ली में फायदा है, वहाँ 40 पैसे कम देना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कितना पैसा लगेगा? 3 रुपए पर किलोवाट। पुरानी बुक है, आपके भी 3 लिखा है? ठीक है, तो लिखो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज रेट इनटू यूनिट्स कंज्यूम्ड। यूनिट्स, तो बोलो कितना रेट है? ₹3 पर यूनिट इंटू 96 यूनिट्स। तो बोलो क्या से क्या कटा? यूनिट यूनिट कट गए, और क्या 288 रुपीज होते हैं? चेक करो कितना आ गया? ₹288। 2 सवाल और कराएंगे। ये बताओ, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज delivered to the current? What determines the rate? एनर्जी अगर डिलीवर की जाए तो बताओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? बताइए कोई। क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यही तो पावर है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? डिलीवर्ड इज कॉल्ड पावर। क्योंकि पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन क्या होगा राशि? टाइम। बोलो सही है? व्हाट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? ये क्या कहलाएगी? पावर। अगला देखो, दूसरा सवाल, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, वो कितनी देर चली? 5 एम्पियर की करंट ली। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 5 एम्पियर और 220 वोल्ट लाइन है। अब देखो, डिटरमाइन द पावर। पावर की बात की जा रही और टाइम भी दिया जा रहा है, ये आपको धोखे में रखने वाली बात है। और क्या कहा गया? पावर ऑफ मोटर, एनर्जी कंज्यूम भी पूछी गई। पावर के लिए भी आई चाहिए और एनर्जी के लिए भी आई टी। एच क्या है? VIT। तो पहले पावर निकालो, VI 220 into 5, तो कितना आ गया? 1100 वॉट। अब तुम ये बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है? इट इज पावर इनटू टाइम। तो पावर तुमने कितनी ले ली? अच्छा यही रहेगा कि इसको तुम किलोवाट में बदल लो। किलोवाट कितना होता है? 1.1 किलोवाट। और टाइम कितना है? 2.2 किलोवाट आवर, दैट इज 2.2 यूनिट्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बाकी तुमको हम एक्सरसाइज का भेज देंगे, हमारा जो प्रीवियस वीडियो होगा उसको एक बार भेज देंगे। 9 बजे भेजेंगे, अभी तो इन बच्चों की क्लास है। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई नहीं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अब नहीं करा पाएंगे, क्लास खुद ही करना। सर कल मैथ्स होगी कि साइंस है? कल साइंस है कि मैथ्स? ये लास्ट पेपर है, तो
पहले से आता ही नहीं आज से ज़्यादा